फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे स्पैरिस चैनल में। दोस्तों, जो है कि आपको पता है कि हम अपना जो तीसरा चैप्टर है साइंस का धातु और अधातु लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था, जिसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं और ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने धातु और अधातु की भौतिक प्रॉपर्टी को यानी कि फिज़िकल प्रॉपर्टी को बताया था, उनके भौतिक गुणों के बारे में डिस्कशन किया था। और उसके बाद वाली यानी कि सेकंड वीडियो में हमने धातु के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम अधातुओं की रासायनिक प्रॉपर्टी यानी कि जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, रासायनिक गुणों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि सक्रियता श्रेणी अगर आप समझ लेंगे तो फिर आप आसानी से समझ सकते हैं। पिछले लेक्चर से मैं कुछ चीज़ें एक बार दोबारा आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा। जैसा कि हमने बात की थी कि धातुएं ठंडे जल के साथ, गर्म जल के साथ और धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। हम आगे भी सक्रियता श्रेणी में इसे और क्लियर करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जो आपका मैग्नीशियम है वो गर्म पानी से यानी कि गर्म जल से अभिक्रिया करता है, ठीक है। वहीं पे जो आपके सबसे उच्च श्रेणी के धातु बोल लीजिए, या आप बोलिए सोडेश या फिर आप बोलिए परबल धातु जो है, ठीक है। ये क्या है? सोडियम है आपका, ये है पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और ये और आपके जो कैल्शियम है, ठीक है। ये किससे अभिक्रिया करते हैं? ये ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। ये ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं। वहीं अगर हम बात करें आपके एल्युमिनियम की और आयरन की, तो ये किससे अभिक्रिया करते हैं? ये भाप से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये आपको 3 चीज़ ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि जब भी आपको कहेगा कि हम ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम दे दिया आपको, पोटेशियम देता है, ये अभिक्रिया करता है, 4 ऑप्शन दे दिए, भाप से, जल से, ठंडे जल से या गर्म जल से। सिर्फ जल नहीं, आपको ठंडा जल यहाँ पर होना ज़रूरी है। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे जब हम सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे, क्योंकि ये उच्च धातु होते हैं यानी उच्च श्रेणी के धातु हैं, इसलिए इनसे ऐसा होता है, ठीक है। और भी हमने बात की थी कि जो तनु अम्लों के साथ यानी कि तनु अम्ल मैंने बात की थी HCl या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस, लवण बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको ये भी समझ में आए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की जो हमारी टॉपिक है उसे शुरू करते हैं फटाक से। तो जैसा कि है आज की हमारी टॉपिक सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी जैसे कि हमने बात किया था कि जो विस्थापन अभिक्रिया में मैंने इसके बारे में बताया था कि एक धातु दूसरे धातु को विस्थापित कर देती है। कैसे करती है? वो इसलिए होता है क्योंकि हर धातु की अलग अलग क्रियाशीलता होती है। कोई उच्च क्रियाशीलता का है, कोई बीच का है, मध्यम है और कोई निम्न है, यानी कि बहुत लो उसकी क्रियाशीलता है, यानी वो सक्रिय कितना है, वो कितना अभिक्रिया कर सकता है, ये बताती है हमारी सक्रियता श्रेणी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक श्रेणी बनाई गई, जिसमें घटते क्रम में सबसे ऊपर है आपकी सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, और इस तरह से घटते क्रम में एक श्रेणी बनाई गई जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, जो आपके NCERT में भी मेंशन है, ठीक है। तो हम उसके लिए मैं एक ट्रिक भी लाया हूँ जो कि काफ़ी बार आप जानते भी होंगे, और तो उसी में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप उसे आसानी से याद करें। अगर आपको ये याद रही तो आप कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो विस्थापन अभिक्रिया का हो या द्विविस्थापन अभिक्रिया का हो, आप उस गलत नहीं हो सकता अगर आपको वो याद है, आपको वो आती है अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सक्रियता श्रेणी में मैंने बताया, सक्रियता श्रेणी क्या है? जो हमारी घटते क्रम में एक श्रेणी है जिससे हमें ये पता चलता है कि भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न सक्रियता यानी कि भिन्न भिन्न अभिक्रियाशीलता जो है उनसे हम सक्रियता श्रेणी द्वारा डिफाइन करते हैं, सक्रियता श्रेणी द्वारा हम जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है हमारी धातु वो होती है लिथियम, बट उसे हम लेते हैं, हम पोटेशियम से शुरू करते हैं। तो आपकी जो ट्रिक है, पहले मैं वो लिखता हूँ, काशी नाथ, काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली ज़रा फीके आलू पकाता है। ये ट्रिक है जो मैं भी आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये याद रहेगी तो आप आसानी से देख पाएंगे। ये कैपिटल H लिख लीजिए। काशीनाथ का माली ज़रा फीके आलू पकाता है, कौन है? कौन है? कौन है? आगे आओ। कौन है? आगे आओ, ठीक है।
ये एक तरह की आप बोल सकते हैं ट्रिक है जिससे आप आसानी से सतह श्रेणी के क्रम को याद रख पाएंगे, क्योंकि सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आपको याद है, सिर्फ ये भी साथ में ज़रूरी है कि वो क्रम में हो, यानी कि वो घटते क्रम में है। सबसे ऊपर कौन है, फिर उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है। इससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको इसमें क्यों लिखा है इंग्लिश में, क्योंकि ताकि आप जो ये कैपिटल लेटर है ना उसी का मतलब है, बाकी ये जो है सफिक्स में ये आपके समझ लीजिए कि याद करने के लिए बनाया गया है जो ट्रिक में है। बाकी जो के है उसका मतलब होता है, तो के से होता है पोटेशियम, ठीक है। फिर जो Na है ये होता है सोडियम का मतलब ये है आपका कैल्शियम। एम से हम लेंगे यहाँ पर Mg, Z से लेंगे हम जिंक, और Fe क्या होता है अपना, Fe होता है आयरन, और Al क्या होता है एल्युमिनियम, फिर P क्या होता है Pb यानी कि लेड, फिर H क्या होता है, ये जो कैपिटल H है ये, ठीक है, हाइड्रोजन, फिर C से आप क्या लेंगे यहाँ पर, Ca नहीं सिर्फ C और इसका U लेंगे तो ये हो जाएगा कॉपर, फिर H इस H का मतलब होगा Hg, और फिर यहाँ से A और G तो आप लेंगे यहाँ से Ag, इसका मतलब क्या होता है सिल्वर, और ये A और U तो क्या लेंगे यहाँ पे Au गोल्ड, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कैसे आप याद देखेंगे इसे। काशीनाथ का माली ज़रा फीके आलू पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। इसमें कैसे, के से जो हो जाएगा आपका पोटेशियम, फिर N से हो जाएगा सोडियम, फिर का कैल्शियम, M से आप यहाँ पे लेंगे मैग्नीशियम, Z से हो जाएगा जिंक, Fe से हो जाएगा आयरन, Al से एल्युमिनियम, P से Pb लेड यानी, और H से हाइड्रोजन ये, और फिर C से कॉपर, H से Hg, A से Ag और A से Au, ठीक है। तो ये हो गया आपको याद करने का तरीका, मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ से आप देख लेंगे। अब जो इसकी मेन श्रेणी होती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे मैंने क्या बताया कि सबसे पहले क्या था, काशी का के, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे अपना पोटेशियम, यहाँ से लिखता हूँ मैं पोटेशियम, एक सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा पोटेशियम, फिर दूसरा क्या था सोडियम, फिर तीसरा क्या था कैल्शियम, फिर क्या था मैग्नीशियम, फिर क्या था एल्युमिनियम, ठीक है, फिर क्या था मैग्नीशियम एल्युमिनियम, फिर क्या था जिंक, फिर क्या था Fe आयरन, उसके बाद आप इधर आ जाइए, ठीक है, Fe आयरन, फिर था आपका Pb, फिर था आपका ये हाइड्रोजन, और उसके बाद था कॉपर, उसके बाद था मरकरी, उसके बाद था Hg यानी कि मरकरी होता है, ठीक है, इसे Hg मरकरी, फिर था आपका Ag, और फिर था आपका Au, ठीक है। तो इस तरह से घटते क्रम में है, ये घटते क्रम में अभिक्रियाशीलता है। मैं यहाँ पे लिख दूं अभिक्रियाशीलता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान से समझना होगा। अभिक्रियाशीलता वो भी किस में है, घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में अभिक्रियाशीलता। अब देखिए यहाँ पर जो ये के है, यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, ये है पोटेशियम, ये क्या है, ये है सोडियम, ये है कैल्शियम, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, और इसे याद करने का मैंने तरीका बता दिया है पीछे। ये क्या है मैग्नीशियम, ठीक है, फिर ये क्या है एल्युमिनियम। इससे आप अपनी सारी अभिक्रियाएं जो मैंने पहले चैप्टर में बताई थी, विस्थापन अभिक्रिया, उसे भी आप आसानी से कर पाएंगे अगर आपको ये श्रेणी याद है, आपको ये याद है, ठीक है। Pb क्या होता है, Pb यानी कि लेड, फिर ये H क्या है अपना, ये तो हाइड्रोजन है, फिर ये क्या है कॉपर, फिर ये क्या है मरकरी, Hg से इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। Ag क्या है आपका, Ag है आपका सिल्वर, और Au क्या है गोल्ड, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, ये घटते क्रम में क्रियाशीलता है, यानी कि इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है इससे, इसकी क्रियाशीलता है इससे,
और इसकी क्रियाशीलता इससे ज़्यादा है। यानी कि अगर आपको कहीं भी जैसे अभिक्रिया में Al है और Zn है, तो जो Zn के साथ लवण होगा ना, Al उसे विस्थापित कर देगा और Zn को हटा के खुद जगह पे आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, ये आप समझ गए, ये समझ गए आप। एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर मैंने लिया एल्युमिनियम प्लस ZnSO4, ये देखिए ये एल्युमिनियम है और जिंक सल्फेट है। तो अब बताइए इसका उत्पाद क्या होगा, आसानी से आप बता सकते हैं। ये कौन सी विक्रिया, विस्थापन विक्रिया का एग्जांपल है। कैसे, देखिए जो Al होगा ना वो Zn को विस्थापित कर देगा। कैसे, ये देखिए पीछे यहाँ पर Al जो है वो Zn से नीचे है, ठीक है। देखिए Al के बाद है Zn, है कि नहीं। तो यानी कि जो एल्युमिनियम है आपका वो ज़्यादा क्रियाशील है, वो Zn को विस्थापित कर सकता है। तो इस शेड से हम आसानी से यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए कैसे होगा ये, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा AlSO4 प्लस का Zn। ये क्या किया इसने, ये इसकी जगह पे आ गया और इसे क्या किया, हटा दिया, इसे विस्थापित कर दिया और यहाँ पर आ गया अपना AlSO4 और Zn को बाहर कर दिया, ठीक है। तो इसी वजह से हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी को पढ़ते हैं कि कौन से धातु किसे हटा पाएगी। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, Mg प्लस CaSO4, क्या ये अभिक्रिया पॉसिबल है, MgCaSO4। अगर आपको अभिक्रियाशीलता श्रेणी आती है तो आप आसानी से बता पाएंगे कि पॉसिबल है कि नहीं। ये डायरेक्ट पूछ लेता है सवाल, कंपटीशन एग्जाम में भी और बार बार बोर्ड में भी पूछा गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पर पहले Mg है या पहले कैल्शियम है, तो कैल्शियम ऊपर है और मैग्नीशियम नीचे है, यानी कि ज़्यादा क्रियाशील कौन है, ज़्यादा ताकतवर ये है और ये कम ताकतवर है। तो ज़्यादा ताकतवर कम ताकतवर को तो हटा नहीं पाएगा, हटा लेगा, यानी कि जो कम ताकतवर होगा वो ज़्यादा वाले को नहीं हटा पाएगा, ये बात साफ है। तो अगर हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर कैल्शियम है तो वो हटा लेगा, लेकिन अगर मैग्नीशियम है तो वो हटा नहीं पाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है, तो कैल्शियम चूंकि ऊपर है, ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, ठीक है। ये Zn है प्लस AuSO4, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो ये बताइए अब Zn ऊपर है और कि Au ऊपर है। फिर देखते हैं हम अपनी श्रेणी को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Zn यहाँ पर है, ये देखिए जिंक, ये जिंक है, ठीक है, ये जिंक और अपना गोल्ड सबसे नीचे है। तो जिंक आसानी से Au को विस्थापित कर सकता है। इसी तरह से अगर कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को हटा देगा। उसका भी अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। देखिए तो यानी कि Au क्या करेगा, बाहर हो जाएगा, ये Zn सल्फेट जिंक सल्फेट बना लेगा प्लस Au बाहर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम लें जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो क्या करेगा, ये जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर बाहर हो जाएगा। ये आपको अभिक्रिया बहुत जगह देखने को मिलेगी। तो समझ में आ गया सक्रियता श्रेणी का चक्कर पूरी तरह से। एक बार दोबारा से मैं रिकॉल करता हूँ पूरी। सक्रियता श्रेणी क्या है कि अलग अलग अभिक्रियाशीलता, क्योंकि अलग अलग धातु हमारे पास बहुत सारे धातु हैं, तो उन धातुओं के बारे में अलग अलग अभिक्रियाशीलता है, तो उनसे हमें कैसे पता चले कि कौन धातु ज़्यादा ताकतवर है, कौन कम ताकतवर है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक श्रेणी बनाई गई जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, अभिक्रियाशीलता श्रेणी भी बोलते हैं इसे। इसमें हमारे अलग अलग धातु हैं, अलग अलग धातु हैं, उनकी अलग अलग अभिक्रियाशीलता है और उन्हें इस क्रम में सेट किया गया है कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। इसीलिए आपने सुना होगा कि पोटेशियम या सोडियम को केरोसिन के तेल में रखते हैं। ऐसा क्यों रखते हैं भाई, सुना होगा आपने। तो इसलिए रखते हैं क्योंकि वो बहुत ही क्रियाशील धातु हैं। अगर आप उन्हें खुले में रख देंगे तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके आग लगा लेंगे, ठीक है। उन्हें खुले में नहीं रखा जा सकता, इसलिए क्या करते हैं, उन्हें केरोसिन के तेल में रखते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु हैं। इसी तरीके से जो Au है, गोल्ड है, उसे खुले में रखते हैं क्योंकि बहुत ही निम्न, मतलब बोलते हैं बहुत ही कम लेवल का उसमें अभिक्रियाशीलता होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है अभिक्रियाशीलता की, और इससे हम आसानी से ये सभी समझ सकते हैं कि कौन सी धातु किसे विस्थापित कर देगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो लाऊंगा उसमें भी थोड़ा अभिक्रियाशीलता के बारे में बात करेंगे और मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो 9th से रिलेटेड, क्योंकि अगर आप 9th में ये सब नहीं पढ़े होंगे, जैसे आपकी समझ में आ रहा होगा कि Zn कैसे है, ये Ag कैसे है, Au कैसे है, ये CuSO4 कैसे बन रहा है, तो इस सब के बारे में मैं वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अधातु के रासायनिक गुण। जैसे मैंने धातुओं के रासायनिक गुण में बताया था कि धातु जो है वो अभिक्रिया करके क्या देते हैं, धातु अभिक्रिया करके किससे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु हमारा धातु ऑक्साइड बनाता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन के साथ अधातु
अधातु भी क्रिया करके क्या देते हैं, अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। सेम जिस तरह से यहाँ पे धातु ऑक्साइड बनता था, यहाँ पे क्या बन रहा है, अधातु ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब अधातु ऑक्साइड और धातु ऑक्साइड में क्या फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊं आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर धातु लिया था सोडियम, और यहाँ पर मैंने उससे अभिक्रिया करवाई थी, किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर हमें क्या मिला था, Na2O मिला था, और मैंने इसे संतुलित भी किया था। ठीक है, यहाँ पर अब अगर मैंने एक और एग्जांपल लेते हैं, Mg का मैंने लिया था। ठीक है, Mg का एग्जांपल, और Mg का मैंने भी क्रिया करवाई थी ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर क्या मिला था, MgO मिला था इसमें। और फिर अगर हम कोई अधातु ले लें, अधातु मैंने बताया था अधातु कौन सी गैसें होती हैं, जैसे अधातु का एग्जाम्पल मैंने दिया था, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और क्या, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये आपकी क्या है, अधातु हैं। तो हम क्लोरीन को लेते हैं, और क्लोरीन की अभिक्रिया हम करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, ये भी एक अधातु है और ये भी एक अधातु है। तो जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो वो धातु ऑक्साइड बनाएगा, और ऑक्सीजन अधातु के साथ क्रिया करेगा तो अधातु ऑक्साइड बनाएगा। बस फर्क इतना है दोनों में कि इसकी जो प्रकृति होगी वो क्षारीय प्रकृति होगी, क्षारीय प्रकृति होगी, और इसकी जो प्रकृति होगी वो अम्लीय प्रकृति होगी। अब ये क्या होता है भाई, ये कौन सी बला का नाम है, इसे भी समझिए, सिर्फ लिखिए मत, समझिए भी। क्षारीय प्रकृति यानी कि जब भी हम इसकी अभिक्रिया किससे, जल से करवाएं या हाइड्रोजन से करवाएं, तो ये क्या देता है, आपको पता है, ये NaOH बनाएगा, और NaOH में क्या होता है, सोडियम अलग हो जाएगा और OH माइनस आयन बाहर निकलेगा। और ये किसका है, OH माइनस आयन, याद कीजिए पिछले चैप्टर में, यानी ये क्षार की प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे क्षारीय प्रकृति। यहीं पे अम्लीय प्रकृति, अगर मैं अभी क्लोरीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाऊं तो क्या देगा, वो HCl देगा, ये क्या है, अधातु है। अब जैसे ही हम इसे पानी में डालेंगे तो क्या करेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस आयन देगा। तो H प्लस कौन सी प्रकृति है भाई, अम्ल की है। अम्ल क्या करता है, H प्लस आयन को त्यागता है। तो इस तरह से इसे अम्लीय प्रकृति और इसे क्षारीय प्रकृति कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, फिर दूसरी मैंने बात की थी वहां पर कि जो हाइड्रोजन के साथ, तो मैंने बता ही दिया। फिर हमने बताया था कि मिश्र धातु भी बनाते हैं, मिश्र धातु। मिश्र धातु यानी कि धातु प्लस धातु, दो धातु मिल गए और मिश्र धातु बना लिया। जैसे कांसा, एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, कांसा है, तांबा है। ठीक है, तांबा तो मेन कॉपर से और भी थोड़ा उसमें धातुएं मिली होती हैं। तो जो मिश्र धातु होते हैं वो धातु धातु मिलकर बना लेते हैं, बट ऐसा अधातुओं में नहीं होता। आपको अधातु का मिश्रण नहीं मिलेगा, आपको वो कोई यौगिक नहीं बनाते हैं, वो मिश्र धातु नहीं बनाते हैं, मतलब बोले मिश्र अधातु नहीं बनाते हैं। मिश्र धातु तो होते हैं हमारे पास, लेकिन मिश्र अधातु नहीं बनाते हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि जो धातु होते हैं वो मिश्र धातु बनाते हैं, बट अधातु ऐसा नहीं करते हैं। फिर और देख लें अगर हम, फिर मैंने बताया था आपको कि जो अधातु होते हैं, अगर मैं धातु से रिलेट करूं तो धातु क्या करता था, धातु वो आपको जल के साथ अभिक्रिया करके लवण देते थे प्लस हाइड्रोजन गैस निकालते थे, था कि नहीं ऐसा। अधातु के केस में क्या होगा, अगर अधातु को हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाएं ना तो वो भी एक लवण दे देगा हमें, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी निकालेगा। जैसे अधातु की भी मैंने एग्जांपल लिया H प्लस Cl, तो क्या बनाते हैं ये HCl प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। अगर इसी की हम बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की बात करें तो ये तो जब मैं इसे 3H ले लेते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये H2 से अभिक्रिया, यहाँ पे भी H2 होगा। ठीक है, यहाँ क्या देगा, ये NH3 देगा और फिर हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी अधातु की भी रासायनिक जो प्रॉपर्टी है, रासायनिक गुण है, वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और हमने सक्रियता श्रेणी को भी डिस्कस कर लिया आज, और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। अब हम आने वाली वीडियो में जो है बात करेंगे अपने धातु अयस्क के बारे में, धातु की प्राप्ति, जो कि आपकी एनसीईआरटी में है। मैं एकदम लाइन टू लाइन चल रहा हूँ, जैसे आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। पहले धातु के भौतिक गुण थे, फिर रासायनिक गुण थे, और फिर सक्रियता श्रेणी थी। ये तीनों कंप्लीट हो गया। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उन पर भी मैं चाहूँगा कि 2-3 वीडियो डाल दूँ। उसके बाद फिर हम बात करेंगे धातुओं की प्राप्ति में, जिसमें आपको अयस्क, खनिज और किस तरह से इन्हें शुद्ध किया जाता है, भर्जन, स्थापन आदि
और भी जो इसकी बनाने की विधियाँ होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।